यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 3 देखेंगे हिंदी में। मैं चैप्टर्स पढ़ा दे रहा हूं चैप्टर वाइज वन वन करके। मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो पढ़ा है मैंने डाल दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। सिविक्स क्लास 10 हिंदी में करके प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाभदायक है, खास करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जो टीचर्स वाले टीजीटी पीजीटी या एस्टेट होते हैं, सीटेट होते हैं, उनके लिए भी बेस है ये, क्योंकि उनको टीचिंग सेक्टर में जाना है तो उनके लिए एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी नेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी लाभदायक, क्योंकि ये बेस है उनके यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। राइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो परिचय से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि हम क्या जानेंगे, क्या है इसमें, कौन से कंटेंट दिए हुए हैं, हमें किस टॉपिक पर विचार करना है, बात करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। यहाँ इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है हमारे देश में। और लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, किस किस तरह की विविधताएं पाई जाती है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, जन्म स्थान पर है, सामुदायिक स्तर पर, रंग पर है, नस्ल पर है, किस आधार पर जानेंगे। फिर लोकतंत्र में इसकी किस तरह भूमिकाएं होती हैं, कहाँ किस परिस्थिति में इसके रोल्स बदलते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो परिचय से स्टार्ट मैं कर रहा हूं चैप्टर 3 सिविक्स एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। परिचय कहता है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कहने का मतलब है कि हमने दो चैप्टर में देखा। चैप्टर 1 था सत्ता की साझेदारी, चैप्टर 2 था संघवाद। ठीक है, दो अध्याय में हमने देखा कि क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय आधार पर विविधताओं को हमने देखा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर यह विविधता नहीं है। आगे कहता है यहाँ पर, कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। मतलब सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर विविधता नहीं देखा जाता है। शारीरिक बनावट, जैसे कि शारीरिक बनावट से मैं हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे कि आप चाइनीज़ वाले लोग को देखिए, उनका पूरा उनका आइज़ वगैरह कैसे होते हैं, नोज़ कैसे होते हैं। और कश्मीरी लोगों को देखिए, अरब साइड के लोगों को देखिए, उन लोग क्या होते हैं, लंबे चौड़े गोरे नारे एकदम होते हैं। वही आप अफ्रीकन वाले को देखिएगा, उनका भी लंबा चौड़ा शरीर, हट्टा कट्टा होते हैं। लेकिन हमारे तरफ क्या नॉर्मल हाइट होता है हम लोगों का। ठीक है, हम लोग का कलर भी अलग होता है, तो शारीरिक बनावट से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। फिर उसके साथ वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे कहता है, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विविधताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। मतलब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस है या सिमिलैरिटीज हैं, क्या उसमें आगे है पीछे है, हम सब मिला करके उसमें सामंजस्य बैठाएंगे, तालमेल बैठाएंगे। ठीक है, आगे कहता है, यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो ओवरऑल हमें देखना है कि पूरा सामाजिक विभिन्नता कैसे रोल निभाती है, प्लस पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एक दूसरे को कैसे इफेक्ट डालते हैं, मतलब समाज को प्रभाव में लाते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक ये सारे कंटेंट। चलिए चैप्टर अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। राइट, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है मैक्सिको ओलंपिक का। क्या है ये मैक्सिको ओलंपिक, क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कहता है, इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में, मतलब 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। कहने का मतलब ये ऊपर एक तस्वीर दिया हुआ, ये बता रहा है
ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि ये नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। जब 1968 में अमेरिका में एक ओलंपिक गेम हो रहा था, उसमें 200 मीटर का जो दौड़ था, वहाँ के जो लोग मैंने यहाँ तो पढ़ दिया ना, मीटर के पद समारोह की तस्वीर है। हाँ, तो जो 200 मीटर का जो रेस हो रहा था, जब उसमें जो लास्ट सेरेमनी होता है, जब उसे प्राइज दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, उस समय की ये फोटो टैग किया हुआ है, लगाया गया है। क्लियर है। आगे है अमेरिका का राष्ट्रगान, यहाँ पर से, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। मतलब फोटो में हम देखते हैं कि दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, नीचे बड़ा फोटो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर दो फोटो यहाँ पर दिखाया गया, इस जगह पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दो दो लोग हाथ मुट्ठी बांध करके ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, ठीक है। कहता है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस हैं, ये एफ्रो अमेरिकी हैं। याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा। एमसीक्यू चैप्टर में जो स्कूल्स वाले हैं उनको खास करके याद रखना है, यदि आपका रिटन एग्जाम होगा तो काम आएगा, ठीक है। प्लस जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, यदि आपको मेंस लिखने का काम आएगा तो इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा क्या नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। उसके पॉइंट आउट कैसे लोग निकालते हैं समाज में। हाँ, तो कहता है एफ्रो अमेरिकन है, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, यहां से हम लोग, ठीक है, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। मतलब ये लोग क्या किए, जब उन्हें स्वर्ण पदक वाले, एक थे स्वर्ण पदक, एक कांस्य पदक विजेता थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जूते नहीं पहने, काले मोजे पहन लिए थे, मतलब सिर्फ मोजे पहन लिए थे। यहाँ पे एक्चुअली काले मोजे भी पहने थे एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो मोजे पहने हुए थे और हाथ को मुट्ठी करके के ऊपर की ओर दिखा रहे थे, जिस तरह हम लोग जय हिंद की ओर हाथ ऊपर की ओर करते हैं ना, उस तरह किए हुए हैं। और ये दिखाने का कोशिश करें कि देखिए हम एफ्रो अमेरिकन, मतलब अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन जो हैं वो गरीब हैं, हम जूता तक नहीं पहन रहे हैं, ठीक है। सिंबल दिखाया कि हमारे पास जूते नहीं है, इट मीन्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्मिथ ने, यहाँ पर स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। ये सारे कंटेंट आप एकदम मार्क करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मन को मतलब माला, ठीक है, जो मोतियों के माले होते हैं उसके मनके, ठीक है, मनके की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। वो ये अटेंशन देने का कोशिश कर रहे थे वो लोग कि यहाँ पर देखिए कि कैसा भेदभाव हम अफ्रीकन लोगों के साथ अमेरिका में हो रहा है रंग भेद के आधार पर, है ना। उसको अटेंशन लाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। आगे लिखा हुआ है काले ध्यान खींचा, ठीक है, यहाँ पर से है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। यहाँ भी बताया जा रहा है ये अश्वेत लोगों का प्रतीक बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट पर आप लोग, ठीक है। आगे कहता है रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक, याद रखिए ऑस्ट्रेलियाई धावक एक और आए हैं बीच में, ठीक है। ये जो सामने जो दोनों हाथ नीचे करके जो खड़े हैं यहाँ पर, ये फोटो में देखिएगा, ठीक है, ये कौन है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। तो रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। मतलब 3 में 2 लोगों ने मुट्ठी ऊपर करके खड़ा था, एक और ऑस्ट्रेलियन था, वो थर्ड विनर था, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। क्या किया, अपने जर्सी पे मानवाधिकार का एक कोई क्या होता है पैम्पलेट टाइप का चिपका कर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। आगे कहता है समर्थन कहाँ चला गया, समर्थन जताया, ठीक है। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे ना अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए?
क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? एक कंडीशन बताया जा रहा है कि क्या वो लोग जो ऐसा कि इंटरनेशनल लेवल पर, एक ओलंपिक एक अलग सेक्टर है ना, वो गेम के लिए बना बना हुआ है, और आपका जो नस्ल भेद का है, तो ये सवाल किया जा रहा है कि वो नस्ल भेद का जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उनको उस स्टेज पर रिप्रेजेंट करना जरूरी था इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब अटेंशन लाना जरूरी था? प्लस जो जिनके साथ नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो ऑस्ट्रेलियन थे, नॉर्मन जिनका नाम था, उन्होंने इसका समर्थन किया, तो क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए था? तो यदि आप उस जगह होते तब क्या करते? आपको रिटेन जब मेंस आपको लिखना होगा तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है ये, आप इससे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से मिलेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे उसे पॉइंट ऑफ व्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाए। हाल ही में सैन जोस, रुक जाइए होल्ड, मतलब यहाँ तक है हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है वो लोग जो ये काम जो किए उनको उनका सजा भी मिला। वो जो दो अफ्रो अमेरिकन थे, ठीक है, उनका पदक वापस ले लिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स जो भी संघ है उनके द्वारा। उनका कहना था आपने ये ओलंपिक की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाया है ना, ये नस्ल भेद गेम में क्या है, हम गोरा काला जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, हम एक दोस्त की तरह खेलते हैं, एक फ्रेंडली होकर खेलते हैं। तो आप वहां पर इस चीज़ को लेके आए हैं, इसका आपने अपमान किया है, तो उनका पदक वापस ले लिया था। प्लस जो एक ऑस्ट्रेलियन थे नॉर्मन नाम के, उनको भी क्या किया था, उनको भी सजा दिया जाता है। क्या सजा मिलता है कि अगले ओलंपिक जब ऑस्ट्रेलिया में होता है उनको शामिल नहीं किया जाता उसमें। ठीक है, आगे कहता है तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टिकुलर इशू पर जिस प्लेटफॉर्म में उसकी ज़रूरत है उसी जगह उसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, उसी पर जताना चाहिए, ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर। इससे क्या होता है कि आप तो खुद तो एक प्लेटफॉर्म पर इशू बना हुआ है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जा करके एक रायता फैलाने का काम हो जाता हुआ है ना, तो उसके भी मानहानि होता है ना, उसके भी एक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी भावनाएं होते हैं, उनका भी मतलब इंसल्ट एक तरह से हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पर है हाल में ही सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, मतलब कौन, अफ्रो अमेरिकन वाले, ठीक है, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्तियां लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। नॉर्मन जो जो ऑस्ट्रेलियन थे, उनकी जब 2006 में मृत्यु हो गई तो ये दोनों स्मिथ और कार्लोस जो थे अफ्रो अमेरिकन, उन लोगों ने भी इनको लास्ट कंधा दिया था। ठीक है, बहुत इमोशनल ये कॉन्सेप्ट है, बताया गया। अब ये उनका मूर्ति जो बनाया गया था यहाँ पर दिखाया गया है, ये दो अफ्रो अमेरिकन थे जो जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी किया था, पढ़ाई किया था, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी वाले थे इनकी खुशी के लिए, जो ताकि ये लोग मतलब इसलिए वो इनकी स्टेचू बनाए कि ये देखिए हमारे समर्थन में, पूरे अफ्रीकन के समर्थन में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए रिप्रेजेंट किया खुद को, है ना। और प्लस क्या कि अपने पदक, अपने जो क्या बोलते हैं मेडल्स को भी छीन लिया गया, इनसे वापस ले लिया, इन्हें कोई गम नहीं हुआ, लेकिन वो हम लोगों के लिए इन्होंने एक छोटा सा काम किया है, तो उसकी खुशी में यूनिवर्सिटी में, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में दो स्टैचू बनाए। ठीक है, इन्हीं दोनों का। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 1968 के पद वितरण, यह अलग बात है। ठीक है, 2005 में यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, और कब, तो 2005 में। ठीक है, कितने, तो 20 फीट की ऊंची मूर्ति बनाए गए थे। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए साइड में कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या है हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये पॉइंट देखना जरूरी है। ठीक है, क्या कहता है अफ्रो अमेरिकन कौन है? अफ्रो अमेरिकन हम किसे बोलते हैं? देखिए लिखा हुआ है अफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। मतलब बताया जा रहा है कि जब उपनिवेशवाद का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो अमेरिका में
अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना करके मजदूरी कराने के नाम पर वहाँ पर लाया गया था अमेरिका में, और वहीं पर उन्हें वापस नहीं जाने मिला गया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये काम अंग्रेजों ने भी, यूरोपियन कंट्री ने बहुत किया था, तो अमेरिका में भी यही काम कर रहे थे वो लोग। ठीक है, 17वीं से 19वीं सदी के दौरान बहुत सारे अफ्रीकन को गुलाम बना करके वहाँ पर ले गए। जो वहाँ रह गए उन्हें ही हम कहते हैं एफ्रो अमेरिकी। आगे कहता है, एक और पॉइंट है यहाँ पर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ये क्या है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, इसे भी हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 टू 1968। ठीक है, कहता है घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मतलब जो अमेरिका में अफ्रीकन लोगों के साथ, काले लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। कब से कब तक, तो 54 से लेकर 68 तक ये चला था। ठीक है, 14 साल तक। आगे लिखा हुआ है मार्टिन लूथर, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, राइट, यहाँ से है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। मतलब ये जो आंदोलन चला था, इसको लीड कौन कर रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन है, क्या टॉपिक था, तो नस्ल भेद था अमेरिका में अफ्रीकन लोगों के साथ, काले लोगों के साथ। कब से कब, तो 1954 टू 1968, डेट याद रखिएगा। उसके कौन सा आंदोलन था, नागरिक अधिकार आंदोलन था। उसको लीड कौन कर रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या था, तो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था, अहिंसक था, जो गांधी जी का था, नेल्सन मंडेला का था, है ना। इस पर चलेंगे। आगे कहता है, इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुए। और ये आंदोलन सफल होता है, ये भेदभाव जो था उसको मिटाने के लिए, राइट। आगे देखते हैं क्या कहता है। एक और है यहाँ पर अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये क्या है, देखिए वही चीज है, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या है, ये 1966 से 75 तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो वही चीज आंदोलन, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने देखा अधिकार आंदोलन, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या, वहां पर नॉन वायलेंस था, अहिंसक था, यहाँ पर हिंसक है। यहाँ पर क्या है, हिंसक है, याद रखिएगा। यही दो मेन डिफरेंस है, बाद बाकी नस्ल भेद वाले यहाँ भी वही चीज थे। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट था कि हमें मतलब अटैक करके ही उसे खत्म करना पड़ेगा, ऐसे नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, आगे चलते, करो या मरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने बताया था। ठीक है, आगे चलते, ये छोटा सा कंटेंट दिया है, बात विचार करना है क्लास में, डिस्कशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है, ये आप बुक पर पढ़ के कंडीशन आप अपना देख लीजिएगा क्या कहता है, राइट। आगे चलते हैं, हम लोग मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे समानताएं, असमानता और विभाजन क्या है ये, इस पर हम लोग विचार करेंगे। समानताएं कब होती हैं, किस परिस्थिति में होती है, असमानताएं कब देखा जाता है, ठीक है, या विभाजन कब होता है इन लोगों के बीच में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है। मतलब ये कह रहा है कि ऊपर जो एग्जांपल जो खिलाड़ी ने नस्ल भेद या रंग के आधार पर रिप्रेजेंट किए खुद को, ठीक है, दिखाएं, तो ये सवाल उठ रहा है, क्या ये भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है, कोई और आधार पर नहीं होता है क्या। तो उसी पर लिखा हुआ है आधार पर। तो पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमने 2 चैप्टर में देखा, जब सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे, हमने देखा कि वहाँ पर बेल्जियम में जो बंटवारा हुआ था भाषा के आधार पर होता, फ्रेंच और डच के, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता, क्षेत्र के आधार पर भी हुआ था और भाषा के आधार पर। भाषा क्या था, तो वहां पर सिंहाली और तमिल लोग थे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर नहीं, भाषा के भी आधार पर होता है, क्षेत्र के आधार पर भी होता है, क्लियर यहाँ तक। और एग्जाम्पल है श्रीलंका और बेल्जियम का लिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब ये सामाजिक भेदभाव कैसे पनपता है हम इसे देखते हैं। कहता है, ओहो यस, कहता है यहाँ पर सामाजिक विभाजन
समाजी विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। सही बात है, जन्म के आधार पर हो जाता है ना। कोई ब्राह्मण की फैमिली में कोई जन्म लेता है तो उसे नाम ही दे दिया जाता है वो ब्राह्मण है, ठीक है। और क्या होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता है कि भाई हम इस फैमिली में इस जाति में हुए या इस धरती पर हुए, हम वहाँ के हैं। वो अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता आधुनिक युग में, ठीक है। लेकिन राइट है, आप कर सकते हैं। किस कंडीशन में, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। मतलब कहता है कि हम हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाता है कि हाँ भाई आप पार्टिकुलर सोसाइटी में जन्म लिए हैं या अब उस सोसाइटी के एक पार्टिकुलर फैमिली में जन्म लिए। वो उनका रंग क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी भाषा क्या है, वो किस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, या गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं ना, या फिर चौल वाले एरिया में रहते हैं, तो उनका एक सिलेक्शन ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। आगे कहता है, हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हाँ यहीं तक थे, ठीक है। जन पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उसकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन पर आधारित नहीं होते, कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि सब कुछ शारीरिक बनावट है ना, क्षमता अक्षमता, रंग, चमड़ी, लंबा हो चौड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, इन सब के आधार पर तो बंटवारा होता है, विभाजन होता है। लेकिन यह कह रहा है कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम अपनी पसंद, यहाँ लिखा हुआ हम अपनी पसंद और चुनाव के आधार पर भी तय करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जैसे राजा को चुनना, राइट, हमारा राइट है। 18 साल के बाद हम कहीं कहीं भी क्या बोलते हैं कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी से भी हम शादी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी हम बस सकते हैं, कहीं भी हम घर बना सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, राइट। ये हम स्टडी, मैं खुद ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं टारगेट हमारा फ्यूचर सेटलमेंट, जॉब, है ना, इसलिए हमारा एक टारगेट है ये। आगे चलते हैं तो कह रहा है कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन पर आधारित नहीं होते हैं। देखिए पहले हमने देखा कि एक समुदाय के एक खास परिवार में जन्म हुआ तो उस आधार पर विभाजन हो गया कि वो फलाना बच्चा, वो जो एक पार्टिकुलर चाइल्ड है, वो किस समुदाय या किस फैमिली का। लेकिन आगे कहता है कि हम अपने पसंद से भी करते हैं, ठीक है। पहले हमने भाषा के आधार पर देख लिया, है ना, रंग के आधार पर देख लिया, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान पर देख लिया, परिवार के आधार पर देख लिया। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अपने पसंद से चुनाव से करते हैं। तो क्या है वो, जैसे माँ बाप का कोई अलग जात है, धर्म है, तो हम कोई और धर्म अपना लिए। अपने एजुकेशन का अलग है ना, हम अपने पेशे को, विषय को अलग कर सकते हैं, खेल, संस्कृति, गतिविधि, ठीक है, इन सबको हम अपने पसंद से चुन सकते हैं। तो इनसे भी सेक्टर बढ़ता है। जैसे एक डांसर हम कहते हैं, वो संगीतकार हो गया, है ना, वो नाटककार हो गया, क्लियर है। हम कहते हैं वो एक साइंटिस्ट है, एक ग्रुप बन गया ना साइंटिस्ट का, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, ठीक है, वो कमीशन से रिलेटेड, वो लोग आईएएस हैं, है ना, ये लोग आईपीएस के ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप हम बना रहे हैं ना अपना, आपस में हम अपने पसंद से, है ना। ये सारे राजनीति वाले, ये सारे कांग्रेसी पार्टी वाले हैं, वो सारे बीजेपी पार्टी वाले, वो आम आदमी पार्टी के समूह हैं, है ना। हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो समाजवादी पार्टी वाले, वो सीपीएम वाले हैं, हम लोग ऐसे बांटते थे। क्या हमारे पसंद पर डिपेंड करता है, राइट। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। कहता है हर सामाजिक एक मिनट, हाँ अब यहाँ से, ठीक है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेती है, रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है, मतलब होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, मतलब दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत था। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। देखिए यहाँ कह रहा है कि हम लोग डिफरेंट तो
अलग अलग सेक्टर से हैं, ठीक है, कोई जन्म के आधार पर, कोई रंग के आधार पर, कोई संस्कृति के आधार पर, है ना, कोई स्थान के आधार पर, लेकिन क्या क्या सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। भले ही चार अलग अलग जात वाले हैं, सपोज दैट, या चार अलग अलग धर्म वाले, हो सकता है वो चारों एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, या पर संगीत के, या फिर डांस के, या फिर एक स्कूल में, या फिर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, या कोई प्रेस रिपोर्टर हो, या कोई आईएएस हो, कोई डॉक्टर हो, है ना। तो प्लेटफॉर्म में हो सकते, तो वही कह रहा है कि सिमिलर डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में सिमिलैरिटीज भी पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो खिलाड़ी लोग थे, वो लोग दो तो अफ्रो थे, अफ्रो अमेरिकन थे, ठीक है, लेकिन वो क्या एक ऑस्ट्रेलियन थे, तीनों ए आ गया, राइट ठीक है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन क्या था, लेकिन दोनों एक थे, क्यों, क्योंकि वे लोग एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, क्या कहता है, अक्सर यह देखा जाता है कि, यहाँ पर है हम लोग, ठीक है, यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। कहता है अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी एक से ज़्यादा पहचान सॉरी इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। कहने का मतलब है, भले ही हम लोग सिमिलर हैं या फिर सिमिलर नहीं भी हैं, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक अमीर फैमिली का या गरीब फैमिली के घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्यों, हो सके आर्थिक स्थिति हो, या फिर एक फैमिली में दो भाई हो, एक बहुत अमीर हो एक बहुत गरीब हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, तो प्लेटफॉर्म बढ़ जाते हैं वहाँ। भले ही घर के अंदर एक है, लेकिन घर के बाहर अलग अलग हो जाते हैं, राइट। चाहे दो भाई हैं, कोई एक रेलवे में हो, कोई एक प्रोफेसर हो, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, वो एक फैमिली में देखे, ठीक है, एक ही रूम में बैठे हुए हैं वो लोग, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन जब दूसरे प्लेटफॉर्म का बात करें तो एक कौन इंडियन रेलवे में है, दूसरा कोई प्रोफेसर है, राइट। तो चेंज हो गया ना वहाँ पर। वही कह रहा है कि वो भिन्नताएं हम लोग में आ सकती है समाज के अलग अलग तरह से। क्लियर रहता है। एक कार्टून दिया हुआ है, इस कार्टून को आप देख लीजिए क्या कह रहा है ये कार्टून, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब जो डाइवर्सिटी जो होता है उसमें मतलब सामंजस्य मतलब तालमेल जो बैठता है, सो और टकराव, उनमें भिन्नताएं कैसे होती हैं हम लोग इस पर अब देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहता है मैं हाँ यहाँ तक क्लियर है। ये बाबा कहता मैं क्या हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। डिफरेंस कब आता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो वो क्या होता है, भेदभाव पनपना शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट यदि सेम लेवल पर रहे तो भिन्नताएं वहां पर नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर यहाँ पर आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है। मतलब वहाँ पर अमेरिका में क्या थे, जो अफ्रीकन लोग थे, अश्वेत लोग क्या थे, बेघर थे, उनके पास घर नहीं थी, गरीब थे वो लोग, ठीक है। उसी तरह हमारे भारत में जो दलित लोग हैं, ठीक है, वो भी गरीब है और भूमिहीन है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। इससे क्या होता है, अमीरी गरीबी एक सेक्टर बन जाता है ना, दो अलग अलग पार्टीशन हो जाते हैं सेक्टर्स में। एक सेक्टर नहीं मतलब दो सेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। किन्हीं के पास बड़े घर है, किसी पास छोटे घर, तो छोटे घर वालों का एक अलग माहौल बन गया, बड़े बड़े लोगों का एक अलग माहौल बन गया। तो ऐसे क्या होता है, धीरे 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 दो तरह का सोसाइटी बन जाते हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि सामाजिक विभाजन ऐसे ही पैदा होता है, ठीक है। आगे कहता है अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है।
इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। मतलब कह रहा है कि दो जब अलग अलग सोसाइटी बन जाता है, एक अलग ये सोसाइटी है, दूसरा सोसाइटी ये एक बन गया, तो इन दोनों में जब वापस में यदि ये लोग कोशिश भी करें कि हम मिल सकें तो लंबा टाइम लग जाता है, और या फिर शायद नहीं भी बनते हैं ना, बंटवारा हो जाता है, दो मुद्दे आ जाते हैं वहाँ पर कि आप ये ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, बताने का कोशिश कर रहा है। एक और एग्जांपल कह रहा है आगे यहाँ पर, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। हमने आयरलैंड और नीदरलैंड का भी उदाहरण पढ़ा है क्लास 9 में। ठीक है, क्या है, कहता है दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक खेमे में बटे हैं। हाँ, हमने पढ़ा था क्लास 9 में, मतलब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में। ठीक है, मैं तो स्टार्ट किया क्लास 10 से वीडियो बनाना, क्लास 9 में पढ़ाऊंगा। क्लास 10 का पढ़ाने का रीज़न है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मैंने फोकस किया पहले उन लोगों के लिए मैं कर दूँ काम, है ना, फिर करूँगा मैं। तो वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर दो लोग बटे हुए थे, प्रोटेस्ट एंड कैथोलिक्स में। ठीक है, एक ही देश के थे लेकिन दो हिस्से में बटे हुए थे। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। आयरलैंड में क्या थे, समानता है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं दिखाई देता। वहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए कैथोलिक्स और क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट लोग में क्या था कि वो लोग गरीब और अमीर दोनों थे, लेकिन समानताएं थे। लेकिन उसी के ठीक उल्टा जब हम बात करते हैं नीदरलैंड का, तो वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ पर क्या है, भेदभाव नस्ल या नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसे मेल दिखाई नहीं देते थे। क्लियर है, जबकि वहाँ पर अलग अलग थे। ठीक है, नहीं है, नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। ठीक है, नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। क्लियर है। वहाँ पर आगे कहता है, जब समाजी विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है तो एक गहरे समाजी विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। यहाँ ये समाजी भिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। मतलब कह रहा है जब एक समाजी भिन्नताएं एक साथ कई समूहों में मतलब पाए जाते हैं, क्या भिन्नताएं, तब वहां पर क्या होता है, संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। मतलब बहुत सारे जब ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग, जैसे इंडिया में क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि इंडिया में था क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, या फिर आप सिविल डिसमेंट मूवमेंट हम कहेंगे, तो कुछ अलग किसानों का अलग मांग था, है ना, मजदूरों का एक अलग मांग था, व्यापारियों का एक अलग मांग था। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने मिल मजदूर लोगों का अलग मांग था। तो मांग तो अलग था, लेकिन सब जब एक मिल गए तो सबका एम क्या हो गया, अंग्रेजों को भगाओ। उधर खिलाफत आंदोलन भी आ गया था, तो इस्लामिक पीपल लोग भी साथ एक हो गए थे। तो यहाँ पर वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, जब समाजी विभाजन भले ही अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर यदि हम काम करेंगे, एक यूनिट बन के काम करेंगे, तो उसको संभाल लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन वही चीज़ है, जब यूनिटी नहीं लेकर आएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाता है, राइट। आगे कहता है, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। मतलब यहाँ बता रहा है, भले भेदभाव अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल किस किस चीज़ का दिखाया गया यहाँ पर आयरलैंड का दिखाया है, नीदरलैंड का दिखाया है, यहाँ पर आयरलैंड है। ठीक है, इधर नीदरलैंड का एग्जाम्पल है, फिर यहाँ पर दिखाया जर्मनी का, स्वीडन का। तो पहले क्या था, पहले एक दो समुदाय आते तो भेदभाव, लेकिन आज के युग में नीचे लिखा हुआ है, आज के युग में क्या है, लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद क्या है कि अपने साथ संस्कृति ले जाते हैं, भाषाएं ले जाते हैं, एक कल्चर ले जाते हैं, है ना, और कोई भी रिचुअल्स जो रिवाज होते हैं वो ले जाते हैं। तो इससे होता है आज के टाइम में आधुनिक युग में एक बहुत सांस्कृतिक देश बनता जा रहा है दिन पर दिन, है ना। तो यही चीज़ एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा सेक्शन है, रंग भेद के बारे में है। ठीक है,
तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा तो लोग देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रोकता हूँ, आगे में हम लोग देखेंगे इसको क्या कहता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति, और कुछ भी पॉइंट ये बचे हुए हैं ये सारे सेक्शन में देख लूंगा कल, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, ठीक है। कोरोना से बच के रहेगा, और ये फेस्टिवल का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना है, क्लियर है, ठीक है। तो चैनल पे यदि आप नए भी हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप सपोर्ट करें तो मैं मोटिवेट होऊंगा तो और मेहनत करूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं कल। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।